नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर स्टूडेंट का ये सपना होता है कि वो अपनी मेहनत और लगन से सिविल सर्विसेज की परीक्षा में उत्तीर्ण हो। पर यह विडंबना है कि उत्तराखंड में इतना पोटेंशियल होने के बाद भी हमें शायद आज तक वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाए हैं। पर इस वर्ष 2019 के रिजल्ट्स में उत्तराखंड के बहुत से छात्र छात्राओं ने हमारा नाम रोशन किया है। उनमें से 2 रैंक होल्डर्स आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं कुमारी प्रियंका जी। ये रामपुर चमोली गढ़वाल से है और इनके पिताजी किसान भी हैं। और हमारे साथ मौजूद है मुकुल जी। मुकुल, आपके लिए ये दुगना गर्व का सिचुएशन है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आपके पिताजी इसी केंद्र में अपनी सेवाएं देते आए हैं, तो आपको बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। और मैं जानती हूँ कि आपके पिताजी तो बहुत ही गर्व महसूस कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी प्रियंका जी से। प्रियंका, आप एक गांव से आती हैं जहां से आपके पिता भी किसान हैं। तो मैं जानती हूँ कि बड़े होते वक्त, जबकि आप एक लड़की हैं, आप एक बेटी हैं, तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा आपको। क्या आप उन कठिनाइयों के बारे में हमें बताना चाहेंगी कि आप जहां से आती हैं वहां गांव में क्या कठिनाइयां फेस की आपने? हाँ जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी कि जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ था, प्राइमरी स्कूल में, मेरे गांव का एक छोटा सा स्कूल जहाँ पर सिर्फ एक टीचर हुआ करते थे। वो हमें पढ़ाते थे। अगर छुट्टी जाना होता तो वो छुट्टी चले जाते, स्कूल बंद हो जाता और हम घर में मम्मा के साथ काम करते या उनके साथ बैठ के पढ़ते। 5वीं तक की शिक्षा ऐसी हुई। उसके बाद हाई स्कूल एक दूसरे गांव में जाना पड़ा, तोरती गांव में, वहाँ पढ़ते थे। वहाँ पर भी 3-4 टीचर होते थे, वही हमें पढ़ाते थे और कोई ट्यूशन वगैरह नहीं था। सरकारी स्कूल थे तो टीचर्स जितना हो सकता था उतना वो पढ़ाते थे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकारी टीचर्स फोकस नहीं करते हैं, करते हैं, फोकस करते हैं, लेकिन जितना स्टूडेंट को चाहिए होता है उतना नहीं मिल पाता है। मुझे जितना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था। एंड देन वो गांव में बस 10वीं तक का स्कूल था। फिर वहां से बाहर आना पड़ा पढ़ने के लिए। पेरेंट्स ने बोला कि चमोली चले जाओ, गोपेश्वर पढ़ने को। एंड देन वहां शिफ्ट हो गए। अच्छा मुकुल जी, आपका परिवेश कैसा था? आपकी प्राइमरी स्कूलिंग रुद्रप्रयाग में, कैसा माहौल था वहाँ? और आपका जो स्कूल था वहां से आपको किस तरह की मदद मिली या कैसे टीचर्स हुआ करते थे आपके? मैं मूलतः रूप से रविग्राम से हूँ, रुद्रप्रयाग जिले में, मगर मेरी मेजॉरिटी ऑफ स्कूलिंग देहरादून से ही हुई है, ब्राइटलैंड स्कूल से। ब्राइटलैंड स्कूल जाना आता है काफ़ी कंपटीशन के लिए, तो काफ़ी हमारे दोस्तों यारों में बहुत प्रतिस्पर्धा होती थी। आईसीएसई बोर्ड में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। तो उसके लिए हमें लोहे के चने चबाने पड़ते थे। तो मेरी स्टार्टिंग वही प्रतिस्पर्धा के तौर पे ही हुई थी और वही चला है मेरी लाइफ में, हल्का फुल्का आज तक वही चला है। जी बिल्कुल। प्रियंका जी, हाँ जी, आपके दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल कब आया कि आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए? क्या आपको याद है वो पहला क्षण? आप हमें बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जब आपने ये फील किया कि मुझे शायद सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए? सिविल सर्विसेज ज्वाइन कब करना है ये तो नहीं ध्यान है कि क्यों आया, लेकिन ये जरूर था दिमाग में कि कुछ करना है। जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा था तो मैं 25 किलोमीटर पैदल चल के अपने वहां तक पहुंचती थी जहां मुझे भेजा जा रहा था। गाड़ी तक पहुंचती थी। गाड़ी के बाद फिर एक दिन का और आगे का रास्ता। जी। तो दिमाग में एक बात थी कि अपने गांव के लिए, जहां मैं पैदा हुई हूं, जहां आज तक भी लाइट नहीं है, गाड़ी नहीं है, नहीं जा सकती, सड़क नहीं बनी है, फोन नेटवर्क्स नहीं है जी, तो उसको कैसे कवर अप करूं, कैसे मैं ये चीजें, साधन को वहां तक पहुंचाऊं? जी। इसलिए मैंने सोचा था कुछ बड़ा करना है। जी। और ये दिमाग में कब आया कि सिविल सर्विसेज में जाना है। मेरा इंटरमीडिएट पास आउट हो गया था और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी। और मुरुगेसन सर, एएस मुरुगेसन सर हमारे कॉलेज आए थे, तो पूरा कॉलेज उनके लिए खुशियां मना रहा था, कॉलेज को सजाया जा रहा था। जी। मैं डायरेक्ट उनसे जाके मिली कि सर आप कौन सी जॉब करते हैं, आपके लिए सब लोग इतना खुश क्यों हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने यूपीएससी आईएएस का एग्जाम निकाला, मैं इस डिस्ट्रिक्ट का डीएम हूँ।
एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि आप कर सकते हैं, तो मैंने सोचा हाँ मैं कर सकती हूँ। अच्छा, वहां से आपको ये प्रेरणा मिली। बिल्कुल जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी जो भावना है इसमें आने के लिए वो कितनी प्योर है। मुकुल जी, आपको याद है वो पहला क्षण जब आपको लगा कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए, मैं इसके लिए अपने इतने वर्ष दूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूंगा, ये ख्याल आपके दिमाग में कब आया सबसे पहले? इसके दो पहलू हैं इस क्वेश्चन के। एक पहलू था कि यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करनी है। जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज तक कभी ख्याल नहीं था यूपीएससी का एग्जाम देना है, कुछ देना है, मगर मैं कॉलेज में क्विजिंग में बहुत एक्टिव था। तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी आते थे, वहाँ हम सभी टीमों से पिट के आते थे, सेंट स्टीफेंस, हिंदू, हंसराज, रामजस। तो मैं उनसे बात करता था क्विजिंग में, जब हम हारते थे लास्ट में फाइनल राउंड में, कि भाई तुम क्या पढ़ रहे हो यार, तुम क्या खा रहे हो ऐसा कि तुम हमें हमेशा हराते हो। सो वो बोलते थे कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और क्विजिंग में वही आता है। मैंने कहा तो हेल्प कैसे होती है? उसने कहा करंट अफेयर्स पे देखो। हम वो तब भी जब वो कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में थे 2-2, 3-3 अखबार पढ़ते थे। तो पहली दफा मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का वहां से आया कि नहीं यार, थोड़ा करंट अफेयर्स पे देखते हैं, करते हैं जी। तब बस इतना ख्याल था कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे इनकी तरह compete करना है इनके साथ। जब मैं अपनी पहली जॉब में था, मैं एबीबी इंडिया लिमिटेड में था बैंगलोर में। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है, पावर ग्रिड का इक्विपमेंट बनाती है जी। तो वहां मैं 2 महीना हजीरा में था गुजरात में, वहां मैं काम कर रहा था। तो वहां पे मैंने देखा कि मैं दिन रात पसीना बहा के अपना एक प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा हूँ, अपना ट्रांसफॉर्मर डिलीवर कर रहा हूँ। हाँ। मगर वो एट द एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू अ प्राइवेट फर्म। जी। जितने मैं जज्बे के साथ में काम कर रहा हूँ, वी आर गेटिंग पेड इन लैक्स, दैट इज ओके, हम कमा रहे हैं, लेकिन मैं इस काम को जिंदगी भर नहीं कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। मैं अपनी जिंदगी के एंड में अगर मैं देखूंगा कि मेरे पास बैंक बैलेंस इतना है, लेकिन किया क्या, जिंदगी भर वही काम किया। जी। तब मुझे सिविल सर्विस का आया कि नहीं यार, प्रोडक्ट डिलीवरी करना है तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं विच विल बी सिटीजन सेंट्रिक। जी। प्राइवेट फर्म्स के लिए और लोग भी जा सकते हैं जिनको पैसे में इंटरेस्ट होगा। मेरा था कि नहीं यार, कुछ सिटीजन सेंट्रिक प्रोडक्ट में काम करेंगे। जी। मैं अभी पोस्टल सर्विस में हूँ, आई एम डिलीवरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो उस तरह से मेरा ये बना मेरा नजरिया। अरे वाह, तो मतलब आप भी देश के लिए ही काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपने बाद में ऐसा मेरा बना कि एक अच्छा प्रोडक्ट किसी भी डिपार्टमेंट में हो, बी सो एवर इन एनी सिविल सर्विस, आप एक प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं सिटीजन्स के लिए। बिल्कुल, दैट इज द मेन मोटो। दैट्स वेरी ग्रेट। प्रियंका जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक गांव से आप आती हैं, वहां से यहाँ तक का सफर आपने किया है, जाहिर है कि बहुत सी मुश्किलों का आपने सामना किया होगा, पर ये जो आपने तैयारी की है, ये आपने किस तरह से की है? ये मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग, बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त शायद इसकी तैयारी करना चाहते हैं और वो जानना चाहते होंगे कि शायद हम में ऐसी क्या कमी है कि हम रह गए इस बार। और प्रियंका जी जो कि ऐसी जगह से आती हैं, उन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, तो आप अपनी तैयारी के बारे में कुछ बताइए कि आपने कैसे ये तैयारी की? मेरी तैयारी का टाइम पीरियड थोड़ा लंबा है। एक्चुअली मैं लॉ भी साथ में पढ़ रही थी जी, बच्चों को भी संभाल रही थी, अपने भाई बहनों को, और यूपीएससी की तैयारी भी साथ में कर रही थी। तीनों चीजें साथ में बहुत मुश्किल था, और ऊपर से कोचिंग क्लासेस नहीं थी जी, कह सकते हो, इतना एफर्ट नहीं कर सकते थे, या फिर इतना टाइम नहीं था बाहर जाने का, कोचिंग क्लासेस लेने का। जी। इन सब चीजों के चलते परिवार को संभालने के साथ साथ मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ अपना लॉ पढ़ने के साथ साथ जितना मुझे और टाइम मिल जाता था, एक्स्ट्रा टाइम, रात को सोने से पहले, अर्ली मॉर्निंग उठने से पहले, उस टाइम में मैं यूपीएससी पढ़ती थी, यूपीएससी की तैयारी करती थी, नई चीजें देखती थी। मैंने जीतने के लिए कभी नहीं पढ़ा, यूपीएससी मैंने सिर्फ सीखने के लिए पढ़ा। सब लोग कहते थे कि यूपीएससी एक पहाड़ है, इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है जी। लेकिन अगर कोई एक बार सोच ले कि हाँ करना है, हाँ, तो कर सकता है। जी बिल्कुल। बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, लगन के साथ सेल्फ स्टडी करे, क्रैक कर सकता है एग्जाम। जी बिल्कुल, आप हमारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल है दोनों कि मेहनत और लगन से क्या नहीं किया जा सकता। मुकुल जी, आप प्लीज हमें बताइए कि आपकी तैयारी किस तरह से हुई। हमें पता है कि आप 3 बार ये परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और हर बार आपने खुद को लेवल अप किया है,
तो आपने इसकी तैयारी किस तरह से की एग्जाम्स के लिए, रिटन के लिए, और साथ ही साथ आपकी जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू में आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे उसकी तैयारी आपने किस तरह से की? देखिए, चाहे एग्जाम कोई भी हो, IIT JEE हो, नीट हो, UPSC हो, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सोर्स आपको सिलेबस जानना होता है और रेफरेंस बुक्स मिल जाते हैं कि कौन सी रेफरेंस बुक्स है। जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था जी, तो हिस्ट्री के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं। तो ऐसे मैंने एक शेखर बंदोपाध्याय पढ़ी थी, प्लासी टू पार्टीशन। इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक। स्टैंडर्ड बुक्स तुमने पढ़ ली एक बार, अब तुम्हें पास्ट ईयर पेपर्स देखने हैं। जी, यू हैव टू नो कि भाई क्वेश्चंस क्या आते हैं और हमें किस तरह आंसर करना है। जी, जी, तो पैटर्न वही रहता है। जनरली कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करते हैं कि पढ़ ज्यादा लेते हैं। अभी भी लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ाई की थी। हाँ, मैं चाहे 24 में से 18 घंटे पढ़ाई भी कर लूं, लेकिन पेपर देने से पहले अगर मैंने पास्ट ईयर पेपर्स चेक नहीं किए कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, जी, तो वो पूरा व्यर्थ है। हाँ, बिल्कुल, पढ़िए, जरूरी है, पास्ट ईयर पेपर देखिए कि भाई क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जी, तो वो हर पेपर पे अप्लाई करेगा, नॉट जस्ट UPSC, IIT JEE, नीट वगैरह। जनरली हम UPSC के टाइम पे आके ये भूल जाते हैं हम। जी, तब हमें लगता है भाई ये तो बस रटना है। हाँ, ये एग्जाम भी समझने का है। रटना हर एग्जाम के लिए पड़ता है। IIT JEE में आप फॉर्मूले रटते हैं, फाइनली आपको पास्ट ईयर पेपर देखना है, क्वेश्चंस कैसा आता है उसे सॉल्व करिए। और आपका दूसरा सवाल क्या था इससे? इंटरव्यू के लिए आपने कैसे तैयारी की? क्या कोई खास तैयारी की? इंटरव्यू के लिए कोई खास तैयारी नहीं थी। यही जो सीनियर्स होते हैं तो गाइडेंस मिल जाती है। अब इंटरनेट का जमाना था जब मैंने तैयारी शुरू की, 2016-17 इंटरनेट आ चुका था। जी, तो इंटरनेट पे वीडियो मिल जाते हैं कि वो क्या चेक करते हैं। मैं एक बात साफ करूंगा कि आजकल क्या हमेशा से वो आती है कि UPSC के इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या पूछे आते हैं कि अंडा गिरेगा तो क्या होगा, ये होगा। जी, ऐसे वाहियात सवाल कभी नहीं आता है। सवाल हमारी अंडरस्टैंडिंग के आते हैं, करंट अफेयर्स के आते हैं। जी, फॉर एग्जाम्पल कि इफ यू आर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड कोई राइट सिचुएशन है, हाउ विल यू कंट्रोल इट। जी, बहुत ही एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो। हमारे होम स्टेट से दे हैव अवर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जी, हम कहाँ से हैं, हमने क्या एजुकेशन की है, कहाँ जॉब करी है। जी, तो मेरा साल दर साल वो लंबा होता ही गया खाता, हाँ, जॉब के साथ साथ जुड़ता रहा। तो वो तुम्हें सब पढ़ना होता है। क्वेश्चन वहां से आ सकता है जी, कि तुमने इस जॉब में क्या सीखा। तुम 1 साल बैंगलोर में रहे तो तुमने वहां के कल्चर के बारे में क्या सीखा। जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं होता ऐसा। हाँ। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल आपसे यही था, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जब भी हम कहीं पढ़ते हैं तो हमें यही पता चलता है कि इसके जो इंटरव्यू में है वो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जो बाकी के इंटरव्यू से थोड़े अलग होते हैं। आपके इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए थे? आप जस्ट एज एन एग्जाम्पल हमें बताना चाहेंगे? आपने बताया कि ऐसा कोई सवाल नहीं था, बट स्पेसिफिकली कुछ ऐसे सवाल जो आपसे पूछे गए थे शेयर करना चाहेंगे हमसे? आप बताना चाहोगे? या एक्चुअली सवाल जो होते हैं सबसे पहले तो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, ठीक, और हमारा विवेक चेक करते हैं कि हम इनके पूछे गए क्वेश्चन को किस वे में ले रहे हैं, कितने जल्दी कैच कर रहे हैं और कितने जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पुटअप कर दिया जिसमें हमें अपना वो देना है, पॉइंट ऑफ व्यू देना है, तो वो अलग होता है सब्जेक्ट मैटर से। अदरवाइज बाकी सारे सब्जेक्ट मैटर से होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, जो हमने सब्जेक्ट चूज किया है मेन का, और करंट अफेयर से क्वेश्चंस होते हैं। दैट्स इट। जी, तो आप दोनों में से किसी से पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए कोई सवाल पूछा गया था? मुकुल जी, प्रियंका जी? सब सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल ही पूछे गए थे। अच्छा, मेरा अगला सवाल प्रियंका जी से है। हाँ जी, प्रियंका जी, आप इतनी मेहनत करती हैं, आप बच्चों को भी पढ़ाती हैं, साथ में आपकी कोचिंग भी चलती है। उसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या ऐसी कोई चीज है आपकी हॉबी जो कि आप दिन भर में करना पसंद करती है, खुद को एक ब्रेक देने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से? बिल्कुल, ये मेरी लाइफ का पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हो कि मैं दिन भर कहीं से भी थक के आऊं, कुछ भी करूं, कितनी भी पजल रहूं, घर पे आने के बाद अपने पूरे परिवार का खाना खुद बनाती हूँ। अरे वाह। तो वो जो खाना बनाने का टाइम पीरियड होता है मेरा, उसमें मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। उसके बाद में बैठ के पढ़ती हूँ। जी, तो ये मेरी सबसे बड़ी हॉबी है, कुकिंग। वाह प्रियंका जी, ये मतलब बहुत ही अमेजिंग हॉबी है और बहुत ही हेल्पफुल भी है। मुकुल जी, आपकी क्या हॉबी है पढ़ने के अलावा जो कि आप करना पसंद करते हैं?
मुझे डायरी राइटिंग का शौक है। मुझे जैसे होता है ना कि एक तो करियर वाइज तुम कर रहे हो काम, मुझे एक लेखक बनने का भी शौक है। जी। मेरे पापा को भी था कि डायरी राइटिंग करनी है, जो दिन भर में तुम किसी से मिलते हो, कोई बात होती है, कोई अच्छी बात लगी, कोई बुरी बात लगी, जी। तो मैं डायरी में नोट करता हूँ। मुझे वो नोट डाउन करने से अपना टेंशन में वहां उतार देता हूँ, तब मैं रिलैक्स हो सकता हूँ। मुझे उसका शौक है। अच्छा, तो आप अपनी मन की सारी बातें डायरी में लिखकर Yes. फिर एकदम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। यस। अच्छा, प्रियंका जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जो शायद ये शो देख रहे होंगे। शायद कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो इस साल उत्तीर्ण नहीं कर पाए, पर कोशिश करेंगे कि अगले साल उत्तीर्ण करें। उनके लिए ऐसी कोई बात है जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं कि शायद आप लोग ये कमी छोड़ रहे हैं थोड़ी सी, और अगर आप ये करेंगे तो हो सकता है आप अगले वर्ष उत्तीर्ण कर जाए? बिल्कुल मैम। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होता है स्टडी में। जी। जब भी हम कोशिश करते हैं कहीं आगे बढ़ने के लिए, तो बीच में थक जाते हैं हाँ। या बोर हो जाते हैं। तो वो जो मोमेंट होता है जिस समय हम थक रहे हैं या बोर हो रहे हैं, वो मोमेंट होता है कि हम बस अब लास्ट पहुंचने वाले हैं, हम अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। अगर उस समय बैकआउट कर लिया जी। तो फिर गोल अचीव नहीं होगा। लेकिन अगर एक स्टेप आगे बढ़ा लिया, बैकआउट करने से बेहतर एक स्टेप आगे बढ़ा लिया, तो आप गोल अचीव कर सकते हैं। वाह, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग कोट बोल दिया आपने प्रियंका जी, इसको हम कोट कर सकते हैं। मुकुल जी, आप प्लीज बताइए कि ऐसे स्टूडेंट्स जो भी एस्पायर कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आपने तो 3 बार ये क्रैक किया है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो शायद आपने एक्स्ट्रा की और हम लोग शायद कुछ लैक करते हैं? मैं पहले प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में बताऊंगा। मेरे कई दोस्त रहे हैं जिन्होंने 1-2 प्रीलिम्स लिखे, उनका नहीं हो पाया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा लक का मैटर भी है। जी। कट ऑफ मान लीजिए 105 जा रहा है, और कट ऑफ 105 जा रहा है, और अगर आप 100 पे अटक रहे हैं, 101 पे अटक रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा लक की बात है। जी। हाँ, अगर आप 90 पे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, जी। मगर आप अगर 105 से आप 5 नंबर कम है तो लक की बात है। और आजकल जितने सारे कैंडिडेट्स बैठते हैं और जो क्वेश्चंस का स्केल आ रहा है बहुत वास्ट है। जी। इतना वास्ट है कि यू हैव टू डिटरमाइन, यू हैव टू फैक्टर इन लक वाला फैक्टर। जी। सो फर्स्टली वो जो लोग प्रीलिम से निराश हो जाते हैं, निराश होने की बात नहीं है। मैं हर किसी को ये बोलूंगा कि मिनिमम इवन इफ यू फेल प्रीलिम्स 3 times 4 times, इट डजंट प्रूव यू आर नॉट फिट फॉर दिस एग्जाम। जी। उनके लिए मैं ये कहूंगा कि यस, इफ यू राइट मेंस ट्वाइस और तब आप मेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं, जी। देन यू माइट थिंक, देन आप सोच सकते हैं कि मे बी आई एम नॉट फिट फॉर दिस एग्जाम। जी। You are not made out for this exam. You can do other things in life. But prelims doesn't decide ki whether you are made for this exam or not. जी। And when it comes to mains also, हमारा एक टॉपिक होता है पेपर 3 GS में, डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ। लोग क्या क्या नहीं पढ़ते उसके लिए। जी। लोग ARC रिपोर्ट पढ़ते हैं, लोग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पढ़ते हैं, मगर 100 बातों की एक बात यह है कि डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन आया था 12.5 नंबर का, जो आपको 15 नंबर का आप कह लीजिए, और 250 वर्ड्स का होगा। हाँ। और आपको 11 मिनट में लिखना है। हाँ। तो आप उस पर आप PhD कर लीजिए, MA करिए, जो करना है करिए। हर किसी के पास 11 मिनट हैं उसमें आंसर लिखने के। तो जैसा मैंने पहले कहा था, तैयारी आप चाहे जितनी करिए, UPSC वालों को उससे फर्क नहीं पड़ता। जी। उन्हें फर्क पड़ता है 11 मिनट में उस 3 शीट के स्पेस में तुम क्या लिख सकते हो, क्या कमाल कर सकते हो। पढ़ाई जरूरी है, हाँ। इट्स नॉट द एंड पॉइंट। तुम लिख क्या रहे हो। जी। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल। कुछ लोगों को नेचुरली होता है वो, जी। कुछ को डेवलप करना पड़ता है, कुछ नहीं डेवलप कर पाते। मगर वही मैंने कहा कि अगर कोई 3 बार के बाद भी डेवलप नहीं कर पा रहा है, देन यस, मे बी यू कैन लुक एट अदर करियर ऑप्शंस। जी। बिल्कुल। बट प्रीलिम से कभी नहीं घबराने का है। हाँ। मेंस में 2-3 बार मेंस में बैठ के भी नहीं हो रहा है, देन अदर सोचो, वरना पीछे नहीं हटना है। बिल्कुल। तो मैं इस तरह से बोलूंगा। जी, बहुत ही बढ़िया। प्रियंका जी, जैसा कि मुकुल जी ने कहा कि सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है इस परीक्षा के लिए, तो क्योंकि आपने ये परीक्षा अभी अभी फ्रेश दी है, आप हमें ये बहुत अच्छे से बता सकती हैं कि अगर सिलेबस की कोई लिमिट ही नहीं है, तो ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जिनकी हम तैयारी करें सिलेबस के साथ साथ,
जैसे कि उन्होंने कहा कि शायद राइटिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसे हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसी एक्स्ट्रा स्किल्स कौन सी हैं पढ़ाई के साथ साथ? करंट अफेयर्स, हमारे देश में जो करंट हो रहा है जी, बीते 6 मंथ में, 1 ईयर में जो भी हुआ, जो घटनाएं घटी, जी, उस चीज से बिल्कुल अपडेट रहना है। जी, एंड सेकेंड थिंग, आपको कम से कम, मैं अपना बताऊं तो मैंने 15 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे खुद से, अपने खुद के नोट्स खुद बनाए और क्वेश्चन पेपर खुद सॉल्व करके तैयारी करी थी। जी, एंड अपना एक टाइम टेबल भी खुद ही डिसाइड किया था, जी, बिल्कुल। एवरी डे का। नाइट में टाइम टेबल तैयार होता था सिर्फ अगले दिन के लिए। लोग तो क्या करते हैं कि 1 वीक का, 1 मंथ का या हमेशा के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं कि इसे जी, फॉलो बिल्कुल। करना है। जी, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो मुझसे ये नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरे हर अगले दिन कुछ नए काम होते थे। जी, 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 तो मैं रात को अपना अगले दिन का चार्ट बनाती थी, उसके बाद अगले दिन उसे फॉलो करती थी और अगले दिन फिर रात को सोने से पहले फिर एक और चार्ट बनाती थी हर अगले दिन के लिए। अरे वाह। इस वजह से शायद मैं आज ये एग्जाम क्रैक कर पाई हूँ। जी प्रियंका जी, तो ये तो बहुत ही अच्छी टिप हो गई हमारे दर्शकों के लिए। जो भी लोग एस्पायर कर रहे हैं, प्रियंका जी की ये टिप आपके लिए शायद काम कर सकती है। मुकुल जी, जैसे कि प्रियंका जी ने कहा, हमारे मेंस क्लियर हो गए, बट बेसिकली जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ क्योंकि मैंने इसकी तैयारी नहीं की है, तो हम जैसे लोग जो डरते हैं वो डरते हैं इंटरव्यू से। तो मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू के लिए क्या खास तैयारी की जाए, कि ताकि हम, और आप हमें डिटेल में बताइए कि जब आप एक कमरे में जाते हैं अपने इंटरव्यू रूम में, तो वहां पर कितने लोग बैठे होते हैं और आपकी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए उन लोगों को फेस करने के लिए? इंटरव्यू का यूजुअल टाइमिंग 30 मिनट्स होता है, 25 to 30 मिनट्स। जी, एक चेयरपर्सन होते हैं, 4 और मेंबर्स होते हैं, सेमी सर्कुलर टेबल पे होते हैं वो लोग, और उनके पास हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है। इट्स लाइक अवर बायोडेटा, एवरीथिंग, मतलब हम कहाँ से हैं, पेरेंट्स के नाम, पेरेंट्स क्या करते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड और जॉब जो किया है हमने, हमारी हॉबीज होती हैं उसमें। एंड तो बेसिकली पहला तो ये होता है कि हमें अपना बायोडेटा अच्छे से आना चाहिए, और बायोडेटा से रिलेटेड हर क्वेश्चन, ऑब्वियसली वो तुमसे ये नहीं पूछेंगे अच्छा एक चीज बताओ तुम यहाँ इस सन में क्या जॉब कर रहे थे, ऐसा सवाल नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि वो हो सकता है जॉब में तुमने क्या सीखा, जी, पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा मोमेंट था तुम्हारी जॉब में जब तुम्हारी इंटेग्रिटी सामने आई हो, तुम्हारी ऑनेस्टी सामने आई हो, तुमने ऐसा कोई मोमेंट था जब तुम्हें बहुत प्राउड फील किया हो अपनी जॉब में। हाँ, ये सब बायोडेटा से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। जी, तब करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील का क्या हुआ, जी, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में क्या चल रहा है, व्हाट वी कैन डू। अब बात यह है सोचने की कि कोई भी क्वेश्चन का कोई एक आंसर नहीं है। एक्चुअली यूपीएससी इंटरव्यू एक ऐसी जगह है जहां पर जो वो बात है ना कि सच के कई सारे रूप होते हैं, वहां पर सच बात है। जी, दे डू नॉट जज कि तुम क्या बात बोल रहे हो और वो उनके जो मानते हैं सच है उससे कितनी मिलती जुलती है। दे आर नॉट बायस्ड, दे जज यू। आपने जो बात रखी, क्या उस पर आप कायम रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे एक सवाल था इसी बार इंटरव्यू में कि आप पुलिस के हेड है अपने डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, एंड कोई विमेन आती है आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस केस लेके, हाँ, आप क्या करेंगे? तो मैंने बोला कि मैम मैं एक्शन लूंगा, बिल्कुल रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी। जी, उन्होंने कहा ओके नाउ टेल मी। वाह, वेरी गुड। तब वो तुम्हें थोड़ा और ढील देते हैं। हाँ, तुम्हारे किसी कांस्टेबल की वाइफ आएंगी तो क्या करोगे? जी, तो मैंने कहा मैम सेम एक्शन। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि अगर वो डीएम की वाइफ होगी तब क्या करोगे तुम? प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। जी, सो वी नो कि वही दे आर चेकिंग कि वेदर वी विल बी अ गुड सिविल सर्वेंट आफ्टर दिस एग्जाम आल्सो। जी, सो आवर एक्शन शुड बी द सेम। जी, बिल्कुल, तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, प्रेशर डालेंगे वो, बिकॉज वो तुम्हें ये देख रहे हैं कि ये बंदा अगर आज प्रेशर नहीं झेल सकता है, हाँ, कल मॉब को फेस करेगा तो कैसे फेस करेगा? कैसे फेस करेगा, राइट। तो वो ये देख रहे हैं वो उस आधे घंटे में। एंड इट्स अ वेरी फेयर प्रोसेस। कोई बोलता है ये बोर्ड कम नंबर देता है, कोई बोलता है ये बोर्ड ज्यादा नंबर देता है। वो सोच के जाओगे तो फिर तुम अपने आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेल रहे हो। बिल्कुल, बोर्ड इज फेयर, अनबायस्ड, गिव योर बेस्ट शॉट। राइट। थैंक यू इस टिप के लिए मुकुल जी। प्रियंका जी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात जो आप में इस वक्त है कि आपने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है वो हिंदी मीडियम से की है।
जैसे कि हम सारे ही स्टूडेंट्स, हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए और हिंदी में पता नहीं हमें सवाल कैसे मिलेंगे, हमें समझ आएंगे या हम कैसे लिख कर आएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है जो कि हिंदी मीडियम से हैं और उनके दिमाग में शायद ये डर है कि हम शायद थोड़े से पीछे हैं उन स्टूडेंट्स से जो इंग्लिश मीडियम के हैं? उन स्टूडेंट के लिए मैं ये कहना चाहूंगी जो ये सोचते हैं कि यूपीएससी में इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता है। यूपीएससी ही शायद एक ऐसा एग्जाम है जहां पर इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं है। जी बिल्कुल। आपने अगर 10th स्टैंडर्ड तक हल्की फुल्की मैथ्स, हल्की फुल्की इंग्लिश पढ़ी है, आप पास आउट कर सकते हैं, राइट। और बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हमको हिंदी में कंटेंट नहीं मिल रहा है। जी ठीक है। हमारे देश में जहां पर भाषा ही हिंदी बोली जाती है, बिल्कुल, वहां पर हिंदी में कंटेंट नहीं मिल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही आप कहा। कितना सर्च कर रहे हो, कहाँ सर्च कर रहे हो, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्या चीजें ढूंढ रहे हो अपने जी। पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल। हिंदी में कंटेंट पूरा है, हाँ हर जगह है, जी, ठीक। आपको ढूंढने की जरूरत है कहाँ से क्या आपको मिल सकता है। जी। तो वही शायद ये डर सिर्फ हमारे दिमाग में है। दिमाग में है, बिल्कुल जी, मैम। बिल्कुल। क्योंकि आप एग्जाम्पल है, हिंदी मीडियम से भी हम उत्तीर्ण कर सकते हैं ये बिल्कुल परीक्षा। बिल्कुल। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे उत्तराखंड की तरफ से आप लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। थैंक यू आप लोग यहाँ आए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपको शायद ये टिप्स हेल्प कर सकती हैं। हमारे रैंक होल्डर्स ने इतनी सारी बातें बताई, इतनी अंदर की बातें बताई इंटरव्यू के बारे में, तैयारी के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कुछ मदद करेगी। धन्यवाद।